हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और अगर आपने मेरे एसी फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन है कि उसको देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक सर्किट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं बहुत बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पहले से ही पता है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर अप हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज़ अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन से सुना हुआ है कि मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट आपने देखा भी होगा, जो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, जो बचपन में जिससे आपने खेला भी होगा मैग्नेट को, वो मैग्नेट जो होता है उस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। उस मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और ये जो मैग्नेट होता है जिससे आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, ठीक है, जैसे कि कोई भी लोहे की चीज़ को आपने उससे चिपकाया होगा, तो वो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है। और वो जो होता है वो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। नेचुरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमें प्राकृतिक रूप से वो पाया जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या उस मैग्नेट को हम अपने द्वारा बना सकते हैं? जी हाँ, उसको अपने द्वारा भी बनाया जा सकता है। उस मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस मैग्नेट का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेट आपने बचपन में जिससे खेला होगा वो भी एक मैग्नेट होता है, और एक मैग्नेट जो हम बना सकते हैं अपनी तरफ से उस करंट को फ्लो करा के, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले तो जो मैग्नेट आप लोगों ने आज तक देखा हुआ है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो बचपन में आपने खेला भी होगा उस मैग्नेट के संग, और लोहे पे आपने जब उसको लोहे के पास ले गए होंगे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील किया होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी मैं जो आप लोग ने मैग्नेट देखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने एक मैग्नेट बना हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेट में देख लीजिएगा दो पोल यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेट की ये होती है कि मैग्नेट के चारों तरफ ये जो आपको दिख रही हैं ये मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं इनको, ठीक है। मैग्नेट से जो भी लाइंस इस तरह से निकल रही हैं, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं, ठीक है। इनकी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से चलना स्टार्ट करती हैं और देखिएगा कहाँ जाती हैं, साउथ पे जाती हैं। नॉर्थ से चलना स्टार्ट होंगी और साउथ पर जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होगी वो नॉर्थ से चलना स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी, साउथ पे चलना एंड होगी। और ये डायग्राम में साफ साफ ये देखिए इस तरह से दिखा भी हुआ है, एरो भी बना हुआ है कि ये नॉर्थ से चल रही है और कहाँ जा रही है, साउथ पे जा रही है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। आपने ऊपर वाले डायग्राम में साफ साफ देखा होगा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं तो ये किसका निर्माण कर रही हैं, लूप का निर्माण कर रही हैं। तो ये एक क्लोज लूप बनाती हैं जब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, देयर टेंडेंसी इज टू फॉलो द लो रिलक्टेंस पाथ। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया आपके लिए, रिलक्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट आपने पढ़ा होगा तो एक टर्म था रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता था, रेजिस्टेंस का काम ये होता था कि जब कोई करंट फ्लो हो रही होती है तो उस करंट को वो अपोज करने का काम करता था। तो यहाँ पर भी रिलक्टेंस होता है, जैसे वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वैसे यहाँ पर रिलक्टेंस होता है। तो जो भी आपके सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में
जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या प्रॉपर्टी होती थी कि करंट हमेशा ऐसी जगह से फ्लो होती थी जहां पर रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी, देयर टेंडेंसी इज टू फॉलो द लो रिलक्टेंस पाथ, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऐसी जगह पर चलेंगी जहाँ पर रिलक्टेंस क्या हो, लो हो। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिएगा ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है ये क्लियर कट डायग्राम है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हैं और चारों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैग्नेट मैंने अभी आपको दिखाया था ये आपका यूज टू मैग्नेट है, आप लोगों ने बचपन में देखा भी होगा। उसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्मल मैग्नेट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या हम इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। हम करंट को फ्लो करा के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैग्नेट, अगर इसको दो पार्टों में तोड़ दें तो ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका मतलब एक ऐसा मैग्नेट जो कि जिसको हम करंट को फ्लो करा कर बना सकें उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब एक ऐसा मैग्नेट जिसमें हम करंट फ्लो कराएंगे और नॉर्थ साउथ पोल का निर्माण हो जाएगा, इस मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कैसे इसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको एक आयरन की कोर लेनी होगी। ठीक है, आयरन की हमने कोर ले ली, शीट ले ली, कुछ भी ले लिया। आयरन की कोर मतलब लोहे की एक हमने कोर ले ली। ठीक है, अब उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, आयरन की कोर में हमको वाइंडिंग को, तार को इस तरह से करके हमको लपेटना पड़ेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने आयरन की कोर ली। ठीक है, उस आयरन की कोर में सबसे पहले आयरन की कोर ली, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने आयरन की कोर में क्या किया, ये देखिए वाइंडिंग को लपेटा हुआ है। ठीक है, और तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो वाइंडिंग है इसमें हमको यहाँ पर सप्लाई लगा देनी है प्लस माइनस, और इसमें करंट फ्लो करा देनी है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल का निर्माण हो जाएगा। इस मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन आप ऐसे देंगे कि अगर हम किसी आयरन कोर पर किसी तार को, तार कंडक्टिंग वायर होना चाहिए जो कि करंट को कंडक्ट कराए, किसी तार को अगर हम इस तरह से लपेट दें और उसमें कोई भी सप्लाई लगा के करंट फ्लो करा दें, उससे जो मैग्नेट का निर्माण होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये देखिएगा थर्ड स्टेप में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे ही हमने करंट को फ्लो कराया, ठीक है, तो यहाँ पर दो पोल बन गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये कैसे बनते हैं, ये एक थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। ठीक है, तो समझ में आ गया है। दो तरह के मैग्नेट हुए, एक पहला मैग्नेट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और उससे आपने काफ़ी बचपन में खेला भी होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होगा जिसमें हम आयरन कोर पर तार को लपेट के उसमें करंट फ्लो कराते हैं और मैग्नेट का निर्माण कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई होगी कि आखिर ये नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर क्रिएट कैसे हो गया। ठीक है, करंट फ्लो कराने से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिक सा लॉ है कि आप लोगों ने 10th 12th लेवल पढ़ा होगा कि कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर, कोई भी अगर वायर है जिसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। ये 10th 12th लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पढ़ाई गई होगी आपको ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो कैसे बनाया जाता है, उसका एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप अपना दायां हाथ लीजिए, ठीक है, दाएं हाथ में अंगूठे को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जो बची हुई, ये देखिए, ये बची हुई ये जो 4 फिंगर्स हैं इनको करंट की, ये देखिए ये जो डायग्राम है इसमें मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। एक बार फिर से मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको
कि इस वाले डायग्राम में मान लेते हैं कि जो हमारी करंट है वो वाइंडिंग में इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे करके करंट जा रही है। तो आपको क्या करना है, अंगूठे के अलावा जो बची हुई 4 उंगलियां हैं उनको करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। और जो अंगूठा होगा, अब देखिएगा जब आप ये जो करंट है ये करंट ऐसे करके जा रही है यहाँ पर, ठीक है। जब इसमें दाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ के बची हुई 4 उंगलियों को इस तरह से रखेंगे और हाथ को बंद करने की कोशिश करेंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अंगूठा हमको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। याद रखिएगा जिस तरफ एरो जा रहा होता है, ये देखिएगा ऊपर जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये वाला पोल नॉर्थ हो जाएगा। तो ये वाला अगर नॉर्थ हो जाएगा तो बचा हुआ जो पोल हो जाएगा वो कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं डेफिनेशंस पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देखिएगा इसको पहले समझ लीजिए है क्या, डेफिनेशन मैं बाद में बता दूंगा। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये देखिए आपके सामने बना हुआ है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। नॉर्मल सी बात है, जब नॉर्थ साउथ होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से चलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पे जाएंगी। वही डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके बीच में कोई भी चीज़ एरिया रख दे, मान लो कोई एक ए एरिया हमने यहाँ पर रख दिया, तो इस एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस हो रही होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसेस थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। मतलब किसी भी एरिया, ये देखिए ये जो बना हुआ है आपका, ये एक कोई एरिया मैंने इसके बीच में रख दिया है, ठीक है। इस एरिया से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी यूनिट जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या होती है, वेबर, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये होता है, डेंसिटी को मैं ऐसे समझा सकता हूँ जैसे कि मान लीजिए, डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 घर हैं, ठीक है। 2 घरों में एक घर में 10 लोग रहते हैं और दोनों बराबर साइज के घर हैं, ठीक है। और एक घर में 20 लोग रहते हैं, तो डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, इस वाले घर में, है ना। नॉर्मल सी बात है, दोनों अगर सेम साइज के घर हैं तो एक में 10 लोग रह रहे हैं और एक में कितने लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब ये होता है कितना आसपास चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाए, इट इज़ डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है ना। फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिएगा पीछे वाले डायग्राम में ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही हैं, ठीक है। तो वही जो मैंने ऊपर फ्लक्स डिफाइन किया था और इसी एरिया को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फ्लक्स और एरिया को अगर हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ठीक है। ये 2 यूनिट्स होती हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परमिएबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका सिंबल जो होता है वो म्यू होता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझाने से पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक सी बात बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई गाड़ी मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और एक रोड ऐसी है जो बहुत ख़राब सी है, ठीक है। और दूसरे एरिया से आप जा रहे हैं, वहाँ का रोड जो है वो बहुत स्मूथ है। आप किस जगह से जाना पसंद करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ऐसी जगह से जाना पसंद करेंगे जहाँ का रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वही चीज़ यहाँ पर होती है। फ्लक्स को पास करने के लिए अगर हम 2 तरह के मटेरियल लें,
एक ऐसा मटेरियल जो फ्लक्स को आसानी से पास करा दे और एक दूसरा ऐसा मटेरियल जो फ्लक्स को आसानी से पास ना कराए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आप कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे? एक ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे जो फ्लक्स को आसानी से पास करा दे। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी इज़ अ एबिलिटी ऑफ मटेरियल। परमेबिलिटी इज़ अ एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब परमेबिलिटी मटेरियल की वो एबिलिटी होती है टू कंडक्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मतलब कितनी आसानी से किसी भी मटेरियल में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, कितनी आसानी से किसी भी मटेरियल में कोई फ्लक्स पास होता है, उसको हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी, और इसकी यूनिट होती है म्यू। अब देखिए यहाँ पर दो डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, एक आयरन का डायग्राम बनाया हुआ है, एक वुड का डायग्राम बनाया हुआ है। देखिएगा, आयरन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई हुई है मैंने 5 बनाई हुई हैं, और वुड में क्या बनाया हुआ है? सिर्फ एक। यानी कि आयरन, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 5 और 1 ही इसमें पास होती हूँ, ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल देने के लिए बनाया है। आप ये ना सोचिएगा कि आयरन से 5 लाइन पास होती हैं और लकड़ी से 1 लाइन पास होती है, मैं केवल एग्जाम्पल कंपेयर करने के लिए बताया है। तो आयरन में देखिए 5 फील्ड लाइन पास हो रही हैं और वुड में 1, तो परमिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? नॉर्मल सी बात है, आयरन की परमिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस को अपने से पास करा रहा है। तो परमिबिलिटी इज़ नथिंग, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब परमिबिलिटी किसी भी पदार्थ की वो एबिलिटी होती है, ठीक है, जो आसानी से फ्लक्स को किसी भी मटेरियल से पास करा दे। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो हेनरी पर मीटर होती है। देखिएगा, मैंने जितनी भी डेफिनेशन बता रहा हूँ उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जरूर जाती है, हेनरी पर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, परमेबिलिटी किसी मटेरियल की भी हो सकती है और एयर की भी हो सकती है। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ एयर जो होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है। अब एक टर्म आता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, परमेबिलिटी का, रिलेटिव परमेबिलिटी का। देखिएगा, अभी मैंने बताया था परमेबिलिटी जो होगी आपकी म्यू। ठीक है, म्यू 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे दिखाया था ना कि लकड़ी की परमेबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसमें फ्लक्स लाइंस कम पास हो रही हैं, और लोहे की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ज़्यादा पास हो रही है। मटेरियल पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर हम इसी मटेरियल की परमेबिलिटी को किससे कंपेयर करने लगें? एयर से कंपेयर करने लगें, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, मतलब द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन टू कंपैरिजन विद एयर। ठीक है, किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी को अगर हम एयर से कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। और एयर की परमेबिलिटी आपको अच्छी तरह से पता है कितनी होती है, 4 पाई 10⁻⁻7। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू जो होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मतलब एक्चुअल परमेबिलिटी जो है उस मटेरियल की, और म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ एयर। ठीक है, ये परमेबिलिटी, ये जो फॉर्मूले में ये वाली परमेबिलिटी वो परमेबिलिटी होती है जो एक्चुअल होती है, एब्सोल्यूट होती है। ठीक है, और ये परमेबिलिटी क्या होती है? जिससे हम कंपेयर करते हैं एयर से। ठीक है, तो एयर से कंपैरिजन करते हैं इसलिए इसको नीचे रखते हैं, और जो एब्सोल्यूट है, जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी, वो उसको ऊपर रखते हैं। ये होती है म्यू आर की वैल्यू। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिएगा, यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन बताई थी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कंफ्यूज ना होइएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको बोलते हैं बी। अब जो मैं डेफिनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच लेटर से। अब देखिएगा इसमें क्या है, पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कोई हमारे पास सामने ये कोई मैग्नेट रखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो इस मैग्नेट से नॉर्मल सी बात है फ्लक्स लाइंस क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, फ्लक्स लाइंस यहाँ पर नॉर्थ से चल रही हैं और कहाँ पर जा रही हैं? साउथ पे जा रही हैं। देखिए डायग्राम बना हुआ, नॉर्थ से चली और कहाँ गई? साउथ पे गई। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अब हमने क्या किया, एक दूसरा मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं। ठीक है, एक किसी मतलब ये एक मैग्नेट, ये मैग्नेट तो आपके पास पहले से
ये वाला मैग्नेट आपके पास पहले से रखा हुआ है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है? तो इसके लिए नॉर्मल सी बात है, हमें एक दूसरा मैग्नेट लेके आना पड़ेगा इसकी फील्ड में और चेक करेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा एक गिवन मैग्नेट है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल हैं और इसमें नॉर्थ से चल रही हैं और साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम एक दूसरा नॉर्थ पोल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? नॉर्थ पोल। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ पोल के बहुत करीब होगा तो इस पे एक प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन फोर्स जरूर लगेगा। ठीक है, अब दो पोजीशन में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार नॉर्थ पोल को हम यहाँ पर रखेंगे और एक बार मान लेते हैं नॉर्थ पोल को हम यहाँ रखेंगे। तो खुद सोचने वाली बात है, यहाँ पर नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा वो कम होगा, क्योंकि ये वाला नॉर्थ पोल इसकी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर है। ठीक है, और ये वाला नॉर्थ पोल इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यही होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी मैग्नेट के पास में हम कोई भी नॉर्थ पोल लेकर आते हैं तो उस नॉर्थ पोल पर जो भी फोर्स लग रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कि ये एक कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में हम एक नॉर्थ पोल लेकर आएंगे, नॉर्मल सी बात है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, H बराबर होता है NI/L, वेयर N बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट होती है और L जो होता है वो कितना मैग्नेटिक पाथ की जो लेंथ है वो कितनी लंबी है। ठीक है, उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं MMF। ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट में एक टर्म पढ़ा होगा EMF। ठीक है, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता था इलेक्ट्रिक सर्किट में? करंट को फोर्स करता था, है ना। कोई अगर हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी में जैसे EMF का काम क्या होता था? बैटरी में EMF का काम ये होता था कि वो करंट को फोर्स करता था कि सर्किट में फ्लो होने के लिए। ठीक है, जैसे वहाँ पर EMF होता है वैसे ही यहाँ पर MMF होता है। याद रखिएगा, वहाँ पर EMF होता है, यहाँ पर MMF होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वहाँ पर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और यहाँ पर होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF। तो नॉर्मल सी बात है, EMF का काम क्या था? EMF का काम ये था कि करंट को फोर्स करो, करंट को फोर्स करो कि जाओ सर्किट में फ्लो हो जाके। वैसे ही मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का काम क्या होगा? ये फोर्स करेगा फ्लक्स को फ्लो होने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? ये फोर्स करेगा फ्लक्स को फ्लो होने के लिए। जैसे कि EMF का काम होता था करंट को फ्लो करवाना, वैसे ही MMF का काम होता है किसको फ्लो कराना? MMF का जो काम होता है वो फ्लक्स को फ्लो कराने का जो काम करता है उसको बोलते हैं MMF। यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, मैग्नेटिक प्रेशर विच सेटअप टू क्रिएट द फ्लक्स इज कॉल्ड MMF। टू क्रिएट द फ्लक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है N/I। N क्या है? हमने किसी भी कॉइल में कितने टर्न्स लपेटे हुए, कितने, अब नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पीछे बना के दिखाया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये देखिए इस तरह से हम तार लपेटते हैं तो कितने हम चक्कर घुमाते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हम रखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं N से।
ठीक है, और कितनी उसमें करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं आई। तो एमएमएफ की वैल्यू होती है एन इंटू आई। अब नॉर्मल सी बात है, इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? इसकी यूनिट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एन लिखा इसमें एन आई है, लेकिन यूनिट लिखते समय आई की यूनिट पहले लिखते हैं और टर्न्स की यूनिट बाद में, तो इसकी यूनिट बन जाती है एम्पियर टर्न्स। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आई की यूनिट पहले लिखी हुई है और एन की यूनिट बाद में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स, या एटी भी लिख देते हैं हम लोग एम्पियर टर्न्स को कहीं पर, इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगला ये जो डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिलक्टेंस, इस वर्ड का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता था, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता था कि वो करंट को अपोज करता था, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स को अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ पर करंट को अपोज करता था कौन? रेजिस्टेंस। यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को जो अपोज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो एल अपॉन म्यू ए के बराबर होती है। सारे टर्म्स आपको पता है, एल क्या होगा? लेंथ होगा, म्यू पहले ही बता चुका हूँ परमेबिलिटी होगा, और ए जो होगा आपका वो एरिया होगा, ठीक है। और इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैंने डेफिनेशंस बताई हैं विद यूनिट मैंने बताई हैं, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछी आ सकती है, परमियंस। अगर हम रिलक्टेंस का उल्टा कर दें, परमियंस बराबर होता है 1 अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमियंस, ठीक है। तो परमियंस बराबर हो जाएगा परमियंस बराबर 1 अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर जो इसकी यूनिट लिखी हुई थी वो एम्पियर टर्न्स बटे वेबर लिखी हुई थी, तो यहाँ पर जो परमियंस की यूनिट हो जाएगी वो वेबर बटे एम्पियर टर्न्स हो जाएगी, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।